नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ग्रहदाव का 9वां अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा आई बटन में मिल जाएगा। जो लोग नए जूते की तीखी चिकोटी को चुपचाप बर्दाश्त करके लापरवाह होने का दिखावा करते हैं, ठीक उन्हीं की तरह सुरेश ने भी हंसी खुशी से तमाम दिन काट दिया। लेकिन दूसरे से जिसे और भी छिपे तौर पर उस चिकोटी की पीड़ा सहनी पड़ी, उससे ना ऐसा करते बना। पति के अटूट गांभीर्य के आगे इस घिनौनी बनावट और बेहयाई के लोभ और अपमान से उसे सिर पीट कर मरने को जी चाहने लगा। उसे वह मन की ओर से आज भी नहीं पहचान पाई थी, पर बुद्धि की ओर से पहचाना था। उसने साफ देखा कि इस तेजस्वी बुद्धि वाले स्वल्पभाषी व्यक्ति के सामने यह नाटक नितांत विफल रहा और स्याही हर पल मानो उसी के चेहरे पर गाड़ी पुतती जा रही है। आज सुबह के बाद महिम कहीं बाहर नहीं गया। सो दिन के बाद भात खाने से लेकर रात को पूरी खाने तक प्राय सारा समय इसी तरह बीत गया। रात में बड़ी देर तक बिछावन पर छटपट छटपट करते हुए अचला ने कहा, रात भर बत्ती जलाकर पढ़ने से दूसरा कोई और नहीं सो सकता। तुम्हें इतनी भी दया की आशा मैं नहीं कर सकती क्या? उसकी उस आवाज़ से चौंक कर महिम ने बत्ती उतार कर कहा, गलती हो गई, मुझसे माफ़ करो। और उसने बत्ती बुझा दी। किताब रखकर बिस्तर पर लेटा रहा। इस मांगी हुई कृपा को पाकर अचला ने एहसान नहीं जताया, लेकिन इससे उसकी नींद में भी कोई सुविधा ना हुई। बल्कि जितना ही समय बीतने लगा, यह मौन अंधेरा मानो पीड़ा से बोझिल होकर हर पल उसके लिए दुस्सह हो उठने लगा। जब सहा नहीं गया तो उसने धीरे से पूछा, अच्छा, जानते हुए या अनजाने में दुनिया में गलती करने ही से सजा भोगनी पड़ती है, सच है क्या? महिम ने सहज ही उत्तर दिया, पंडित लोग ऐसा ही तो कहते हैं। अचला फिर जरा देर चुप रही। बोली, तो फिर हम दोनों ने किसने गलती की है? जिसका बुरा अंजाम अभी से आरंभ हो चुका है, उसका अंतिम परिणाम क्या होगा अंदाजा कर सकते हो तुम? महिम, नहीं। अचला, मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन सोच विचार करके मैंने इतना भर समझा है कि और बातें छोड़ भी दे, मर्द होने के नाते इस सजा का ज़्यादा हिस्सा मर्द को ही उठाना चाहिए। महिम बोला, थोड़ा और सोचो तो देखोगी, औरत का बोझ इससे एक तिल भी कम नहीं होता। मगर यह मर्द है कौन, मैं या सुरेश? अचला सिहर उठी। महिम अंधेरे में भी जान गया। थोड़ी देर चुप रहकर अचला ने कहा, कभी मेरे मुंह पर ही तुम मेरा अपमान शुरू कर दोगे, यह मैंने नहीं सोचा था। यह भी जानती हूँ कि एक बार यह शुरू हो जाए तो कोई कह नहीं सकता कि कहाँ जाकर ख़त्म होगा। मगर झगड़ना मेरे बस का नहीं, और चूंकि ब्याह हो गया है इसलिए लड़ झगड़ कर तुम्हारी घर गृहस्थी करती रहूँ, यह भी ना होने का। कल हो चाहे परसों मैं पिताजी के पास लौट जाऊंगी। महिम, तुम्हारे पिता चकित होंगे? अच्छा, नहीं, वे इसको जानते थे, इसलिए बार बार मुझे सचेत करने की कोशिश भी की थी। इसका नतीजा अच्छा ना होगा। कलकत्ते में चल सकता है, लेकिन गवई गांव समाज में सगे संबंधी हित मित्र सबको छोड़कर सिर्फ स्त्री के साथ किसी का ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। लिहाजा वे और जो चाहे जो हों, चकित तो नहीं होंगे। महिम, तब तुमने उनकी मनाही मानी क्यों नहीं? जी जान से एक उच्छ्वासित निश्वास को दबाकर वह बोली, मैं समझती थी कि बिना समझे बुझे तुम कुछ भी नहीं करते। तो अब क्या ख्याल जाता रहा? हाँ, इसलिए साझेदारी के व्यापार में सुविधा नहीं हुई। यह जानकर दुकान उठाकर लौट जाना चाहती हो? हाँ। महिम कुछ क्षण चुप रहकर बोला, तो फिर चली जाना। लेकिन तुमने अगर इसे व्यापार समझना ही सीखा है तो मुझसे तुम्हारे विचार का कभी मेल ना होगा। मगर यह भी ना भूलना कि व्यापार को समझने में भी समय लगता है। तुम्हारी यह धारणा कभी टूटे तो मुझे सूचित करना, मैं जाकर लिवा लाऊंगा। अचला की आंख में आंसू की एक बूंद लुढ़क पड़ी। हाथ से उसे पहुंचकर कुछ देर वह स्थिर रही, फिर कंठ स्वर को संयत करके बोली, भूल किसी से बार बार नहीं होती। मैं नहीं समझती कि तुम्हें यह कष्ट कभी उठाने की जरूरत पड़ेगी। महिम, जिसे समझा नहीं जा सकता उसे भविष्य कहते हैं, इसलिए उस भविष्य की फिक्र भविष्य पर छोड़कर आज तो मुझे माफ़ करो, मुझसे अब बकबक नहीं किया जाता। अचला को चोट लगी। बोली, मजाक कर रहे हो? अगर यह सच है तो भूल है। सच ही मैं कल परसों चली जाना चाहती हूँ। महिम, मैं सचमुच तुम्हें जाने देना नहीं चाहता। अचला अचानक तैश में आकर बोले, तुम क्या मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे रोक कर रखोगे? हरगिज नहीं कर सकते, पता है।
हाँ ठीक है, मगर वह भी आज रात की बात नहीं, कल परसों जब जाओगी तब सोचकर देखा जाएगा, कहकर उसने तकिए को उल्टा कर बात कतई बंद कर दी और थोड़ी ही देर में वह सो भी गया। सवेरे चाय पीते वक्त सुरेश ने पूछा, महिम तो आज शायद आज भी खेतों की निगरानी को निकल गया है? अचला सिर हिलाकर बोली, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनका अपना नियम नहीं टूट सकता। चाय का प्याला होठों से अलग करते हुए सुरेश ने कहा, एक हिसाब से हम लोगों से बहुत अच्छा है। उसके काम की एक गति है जो कल के पहिए सी तब तक जरूर चलेगी जब तक कि उसमें कुंजी भरी है। अचला, आप क्या कल से होने को ही ठीक कहते हैं? सुरेश, हाँ कहता हूँ, क्योंकि ऐसा कर सकना अपनी क्षमता के बाहर है। दुर्बल होना भी कितना बड़ा गुनाह है यह तो मैं जानता हूँ, इसलिए जो स्थिर मिजाज का है उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन आज मुझे छुट्टी दो, मैं चलूँ। अचला तुरंत राजी हो गई, बोली, जाइए, मैं कल जाऊंगी। तुम कहाँ जाओगी कल? कलकत्ते। अचानक? कहाँ, कल तो यह इरादा नहीं सुना था। पिताजी बीमार है, उन्हें देखने जाऊंगी। सुरेश के चेहरे पर उद्वेग की छाया उगाई। बोला, बीमार पिता को देखने की इच्छा दुनिया में अनहोनी नहीं, मगर डर लगता है कहीं मेरे कारण नाराज वराज होकर। अचला ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। सामने से जदू जा रहा था। सुरेश ने पुकार कर पूछा, अरे क्यों रे जदू, तेरे बाबूजी खेत से लौट आए? जोधू, जी आज सवेरे तो वे कहीं गए ही नहीं, अपने पढ़ने के कमरे में सो रहे हैं। अचला झटपट गई, दरवाजे से झांक कर देखा, महिम एक कुर्सी पर उठंग कर सामने की मेज पर दोनों पांव रखे सो रहा है। रात की अधूरी नींद कोई इस तरह पूरी कर रहा है, यह कोई अनोखी तो बात नहीं। लेकिन अचला के आश्चर्य का वास्तव में ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि उसके पति दिन का काम बंद करके असमय में सो गए हैं। वह पैर दबाए अंदर गई और चुपचाप उसकी ओर ताकने लगी। सामने के झरोकों में से छनकर सवेरे की हल्की आभा उस सोए हुए मुखड़े पर पड़ रही थी। आज अचानक ही एक ऐसी चीज नजर पड़ी जिसे इसके पहले उसने कभी नहीं देखा था। आज उसने देखा शांत मुखड़े पर मानो अशांति का महीन जाल सा पड़ा है। ललाट पर जो कुछ लकीरें झलक रही हैं, साल भर पहले ये दाग नहीं थे। उसे लगा सारा चेहरा किसी छिपी वेदना से श्रांत और पीड़ित है। वह चुपचाप आई थी, चुपचाप ही चली जा रही थी। लेकिन पीक दान को पैरों की ठोकर लग गई और उसी आहट से महिम ने आंखें खोल दी। अचला ने पूछा, इस समय सो रहे हो? तबीयत तो खराब नहीं? महिम ने आंख मलते हुए कहा, क्या पता, तबीयत का खराब ना होना ही ताज्जुब तो है। अचला ने और कुछ न पूछा, कमरे से बाहर चली गई। खा पी चुकने के बाद सुरेश जाने की तैयारी कर रहा था। महिम पास ही एक कुर्सी पर बैठकर उससे बात कर रहा था। अचला दरवाजे के पास आकर बिना किसी भूमिका के बोल उठी, मैं भी कल जा रही हूँ, सुविधा हो तो आप जरा पिताजी से मिल लेंगे? सुरेश ने अचरज से कहा, अच्छा। फिर महिम की तरफ निगाह करके पूछा, भाभी जी को तुम कल ही कलकत्ते भेज रहे हो क्या? स्त्री की इस बदतमीजी से महिम जल भून उठा, परंतु चेहरे के भाव को प्रसन्न रखकर ही वह बोला, दूसरी कोई अड़चन नहीं थी, पर देहात के गृहस्थ घर में नाटक करने का रिवाज नहीं। कल क्या आज ही तुम्हारे साथ भेज सकता था? सुरेश का चेहरा शर्म के मारे तमतमा उठा। यह देखकर अचला तुरंत जबरन हंसती हुई बोली, सुरेश बाबू, हम लोगों का घर शहर में है, इसके लिए शर्म महसूस करने की कोई वजह नहीं। बीमार पिता को देखने जाना अगर गांव में जायज़ नहीं है तो मेरे ख्याल से अपने शहर का नाटक कहीं बेहतर है। ना हो तो आज भर रुक जाइए ना सुरेश बाबू, कल साथ ही चलेंगे। उसकी इस ढिठाई से सुरेश का चेहरा फीका हो गया। वह सिर झुकाकर कहने लगा, नहीं नहीं, मेरे रुकने की गुंजाइश नहीं भाभी जी, जाना हो तो कल जाइए आप, मैं तो आज ही चला। कहते कहते उत्तेजना में वह अचानक बैग लेकर खड़ा हो गया। उसकी उत्तेजना के इस आवेग ने अचला को भी एक बार मानो भूल से झकझोर दिया। व्याकुल होकर बोली, गाड़ी को अभी काफ़ी देर है सुरेश बाबू, तुरंत मत जाइए, रुक जाइए थोड़ी देर, कृपा करके मेरी दो बातें सुन जाइए। उसके आत्र करुण अनुरोध से दोनों ही श्रोता चौंक उठे। अचला बिना किसी तरफ देखे कहने लगी, मैं आपके किसी भी काम ना आ सकी सुरेश बाबू, मगर आपके सिवा हमारा बुरे वक्त का मित्र कौन है? आप जाकर पिताजी से कह दें, इन लोगों ने मुझे बंद करके रखा है, कहीं जाने नहीं देंगे, मैं यहाँ मर जाऊंगी। आप लोग मुझे 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 यहाँ से ले चलिए। सुरेश बाबू जिसे प्यार नहीं करती उसकी घर गृहस्थी करने को आप लोग मुझे यहाँ ना छोड़े। महिम विहल सा चुपचाप ताकता रहा। सुरेश ने मुड़कर दोनों आंखें चमकाकर जोर से कहा, तुम्हें पता है महिम, ये भ्राम है। स्त्री हुई तो क्या हुआ, इन पर पाश्विक बल प्रयोग का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। महिम जरा देर के लिए अभिभूत हो गया था। अपने को जब्त करके उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम किस लिए क्या कर रही हो, जरा सोचकर देखो अचला।
फिर वह सुरेश से बोला, पशु बल या मनुष्य बल, मैंने कभी किसी पर कोई बल का प्रयोग नहीं किया। खैर अगर रुक सको तो तुम आज रुक जाओ सुरेश, कल इन्हें साथ ही लेकर जाना, मैं खुद जाकर गाड़ी पर सवार कर आऊँगा। इससे गांव वालों की आंखों को इतना बुरा भी ना दिखेगा। कुछ क्षण रुककर बोला, मुझे जरा काम है, मैं जाता हूँ। आज अब जाना ही ना हुआ तो कपड़े बदल डालो सुरेश, मैं आधे घंटे में लौट आता हूँ। यह कहकर वह धीरे धीरे बाहर चला गया। अचला मूरत की नाई सी चौखट पर थामकर खड़ी रही और उसी तरह खड़ी रही। सुरेश 1 मिनट को सिर झुकाए खड़ा रहा, फिर ठहाका मारकर हंसते हुए बोला, वाह, मजे का अभिनय हो गया एक अंक का। तुमने भी कुछ बुरा नहीं किया, मगर मैंने तो बहुत अच्छा किया। उसके घर में उसकी स्त्री के लिए उसी पर आंखें तरेर दी, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और मेरे दोस्त एक मीठी हंसी हंसकर मानो वाहवाही देकर चल दिए। मैं शर्त बदल कर यह कह सकता हूँ अचला, वह सिर्फ जी खोलकर हंसने के लिए काम का बनाकर चला गया। खैर जरा आईना तो ला दो भाभी, एक बार देख लूँ क्या शक्ल बनी है अपनी। यह कहने के बाद सुरेश ने देखा अचला का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया। वह कुछ बोली नहीं, सिर्फ एक लंबा निश्वास छोड़कर वहां से चली गई। जिस शैया को छूने में भी अचला को आज नफरत होनी चाहिए थी, रोज की तरह शाम को वही शैया जब वह बिछाने के लिए कमरे में गई तो उसका मन कहाँ और किस दशा में था। जिनको भी मानव मन की थोड़ी बहुत जानकारी है उनसे तो यह अजाना नहीं। यंत्र चालित की तरह नियमित काम करके जब वह लौट रही थी तभी सामने की मेज पर उसकी नज़र पड़ गई। एक सांस में वह पैड पर पड़ी एक छोटी सी चिट्ठी को पढ़ गई। महज 2-3 पंक्ति, दिन नहीं तारीख नहीं, मृणाल ने लिखा था, सजले दादाजी आखिर क्या कर रहे हो यह, परसों से तुम्हारी राह देखते देखते तुम्हारी मृणाल की आंखें घिस गई। बड़ी देर तक अचला की पलक नहीं हिली। ठीक ठीक पत्थर की बनी प्रतिमा जैसी पलक विहीन दृष्टि उसी एक पंक्ति पर गड़ाए वह स्थिर खड़ी रही। यह चिट्ठी कब की है, कब, कौन दे गया, यह सब उसे कुछ भी मालूम नहीं। मृणाल का घर किधर को है, किस मुंह का है, उसके घर का दरवाज़ा किस रास्ते पे है, क्यों है इस उत्सुकता और आकुलता से राह में अपनी नज़र बिछाए है, कुछ भी जानने की गुंजाइश नहीं। सामने स्याही की यह लकीर सिर्फ इतना ही बता रही थी कि जाने किस परसों से कोई किसी की राह में नज़र बिछाकर अपनी चौखट करने का उपक्रम कर रही है, मगर दर्शन नहीं मिलते। इधर उस झुटपुटे कमरे के अंदर एकटक देखते देखते उसकी अपनी आंखें वेदना से पीड़ित हो गई और काले काले हर्फ पहले तो धुंधले फिर मानो छोटे छोटे कीड़े से कागज पर रेंगने लगे। पता नहीं कब तक वह इसी तरह देखती रह जाती, लेकिन अपने अनजाने अब तक उसके अंदर जो निश्वास जमता जा रहा था, जब वह रूंधे स्रोत से बांध तोड़ देने की तरह अचानक जोर से निकल पड़ा तो उसी की आवाज़ चौंक कर वह होश में आई। नज़र उठाकर देखा, आंगन में सांझ का अंधेरा उतर आया। जदू बाहर के कमरे में लालटेन देने के लिए चला जा रहा था। पूछा, जदू बाबू लौट आए? नहीं माँ जी, वे तो अभी तक नहीं लौटे। अब अचला को याद आया, दोपहर के उस शर्मनाक अभिनय के एक अंक के बाद से वे जो बाहर गए हैं तब से लौटे नहीं। पति के रोज रोज के रवैये से आज उसे जरा भी संदेह न रहा। सुरेश के आने के बाद से घर में लड़ाई झगड़ा का रोज रोज एक ऐसा सिलसिला जारी हुआ कि उसमें उलझकर अचला सब कुछ भुला बैठी। वह अपने पति को प्यार नहीं करती, मगर गलती से उससे विवाह किया है। इसी भूल की जिंदगी भर गुलामी करने के खिलाफ उसका चंचल मन बगावत की घोषणा करके रात दिन जूझ रहा था। मृणाल की बात वह एक तरह से भूल गई थी, पर आज सांझ के धुंधलके में जब उसी मृणाल की एक पंक्ति सारी जलन और उल्टे स्रोत से बह आई तो पल में यह प्रमाणित हो गया कि भूल से अपना पति बनाए हुए पुरुष का और किसी नारी से अनुरक्त होने का संदेह जी को जलाने के लिए दुनिया की और किसी चिंता से हरगिज छोटा नहीं। उसने फिर एक बार चिट्ठी पढ़ने के ख्याल से हाथ बढ़ाया, लेकिन निबिड़ घृणा से उसका हाथ आप ही लौट आया। चिट्ठी वहीं खुली पड़ी रही। अचला बाहर आई और खंबे के सहारे स्तब्ध खड़ी रही। अचानक उसे लगा सब झूठ है। घर द्वार, पति परिवार, खाना पहनना, सोना बैठना, कुछ भी तो सत्य नहीं। किसी भी चीज़ के लिए मनुष्य का हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं। केवल आदमी मन के भ्रम से ही छटपटाता रहता है, वरना क्या शहर, क्या झोपड़ा, क्या राजमहल, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन का रिश्ता ही कहाँ। आखिर किस लिए ये लड़ाई झगड़ा, रोना पीटना। दोपहर की उस उतनी बड़ी घटना के बाद भी जो पति स्त्री को अकेली छोड़कर घंटों बाहर रह सकता है, उसके मन की बात को जानने के लिए सिरदर्द ही क्यों। यह सब झूठ है, धोखा है, मरीचिका सा भ्रम है। परंतु दुनिया उसके लिए ऐसी सूनी हो जाती यदि वह मृणाल की भाषा पर ही सारी चिंता न लगाकर मृणाल को ही जरा समझने की कोशिश करती।
दूसरी स्त्री से इस गंवई सदा आनंदमयी नारी के आचरण की तुलना करती तो उसकी बातों की कालीमा ही उसके मन को इस कदर काला शायद नहीं कर पाती। जदू उधर से लौटा। लौटकर उसने कहा, बाबूजी ने पूछा है, चाय का पानी उबल गया? किन बाबू ने? अचला मानो नींद से जागी। जदू ने जोर देकर कहा, जी अपने बाबूजी, वे लौट आए हैं, चाय का पानी तो कब का तैयार हो चुका है माँ जी। अच्छा चलती हूँ। अचला रसोई की ओर बढ़ी। थोड़ी देर में चाय और नाश्ता नौकर के हाथ देकर वह बाहर गई। देखा महीम अंधेरे बरामदे में चहलकदमी कर रहा है और सुरेश कमरे में लालटेन के सामने ध्यान से अखबार पढ़ रहा है। किसी को किसी की मौजूदगी का पता ही नहीं। इस अत्यंत लज्जाकर संकोच ने जो इन दो आजीवन मित्रों के सहज शिष्टाचार की राह ही बंद कर दी है, उसके उपलक्ष्य की याद से अचला के कदम आप ही आप रुक गए। अचला को देखकर महीम ने थमकर खड़े होकर कहा, सुरेश को चाय देने में इतनी देर हो गई? अचला के मुंह से बात ही ना निकली। कुछ देर सिर झुकाए खड़ी रही, फिर धीरे धीरे अंदर आई। जदू चाय का सामान मेज पर रखकर बाहर चला गया। सुरेश ने अखबार से नजर हटाई। महीम कहाँ है? अभी लौटा नहीं, उसका कहना था और महीम अंदर आ गया। एक कुर्सी खींचकर बैठा। वह 10 मिनट से उसके कान के पास ही बरामदे में चहलकदमी कर रहा था। यह बताने का उसने प्रयोजन ही नहीं समझा। फिर सब चुपचाप। नजर झुकाए हुए ही अचला ने 2 प्यालों में चाय बनाई। एक प्याला सुरेश को दे, दूसरा पति की ओर बढ़ाकर चुपचाप चली जा रही थी कि महीम की पुकार पर खड़ी हो गई। महीम ने कहा, जरा रुक जाओ, और झट से उठकर किवाड़ की चिटकनी चढ़ा दी। लम्हे में सुरेश को उसकी 6 नली पिस्तौल की याद आ गई। हाथ का प्याला डगमगा गया। छलक कर कुछ चाय नीचे गिर गई। मुर्दे की तरह अपना चेहरा फीका बनाकर उसने पूछा, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? उसकी आवाज़, उसकी सूरत और सवाल करने के ढंग से तुरंत अचला को भी वही शंका हुई और उसके सिर के बाल तक खड़े हो गए। उसने चीखने की भी शायद कोशिश की, मगर यह कोशिश कामयाब ना हुई। अचला का यह हाल देखकर महीम समझ गया। सुरेश की ओर ताककर बोला, कहीं नौकर ना आ जाए, इसलिए नहीं तो अपनी पिस्तौल जैसे सदा बक्से में बंद रहती है, आज भी बंद पड़ी है। तुम लोग इस कदर डर जाओगे, यह मालूम होता तो दरवाजा ही नहीं बंद करता। सुरेश ने चाय का प्याला रख दिया, मानो हंस रहा हो। उसका चेहरा बनाकर बोला, खूब डरने क्यों लगा? तुम मुझ पर गोली चलाओगे? जान का डर? कब देखा तुमने मुझ में ऐसा? उसकी बेसिलसिलेवार कैफियत खत्म होने के पहले ही महीम ने कहा, तुम्हें डरते सच भी कभी नहीं देखा। जान की ममता तो तुम्हें कभी नहीं। यह जानता हूँ सुरेश, तुम्हारे अपने दुख से तुम्हारे पतन की चोट मेरे कलेजे में आज ज़्यादा लगी, जो तुम जैसे आदमी को भी इतना गिरा दे। ना सुरेश, कल तुम जरूर घर चले जाओ, किसी बहाने अब रुको मत। सुरेश फिर भी कुछ जवाब देना चाह रहा था, लेकिन इस बार उसके गले से आवाज़ ना निकली। वह गर्दन भी ना उठा सका। उसके अनजाने ही मानो गर्दन झुक गई। तुम अंदर जाओ अचला, कहकर दरवाज़ा खोलकर महीम अंधेरे में निकल गया। अब सुरेश ने सिर उठाया, जबरदस्ती हंसकर बोला, सुन लो जरा बात। जाने ऐसी कितनी बंदूक पिस्तौल खेलकर बुढ़ा हो गया, अब उसकी टूटी फूटी पिस्तौल के डर के मारे मैं मर गया। हंसी आती और सुरेश हंसने लगा। उसकी हंसी के साथ देने लायक अचला के सिवा कमरे में कोई न था। अचला लेकिन सिर झुकाए खड़ी थी। वैसे ही कुछ देर तक खड़ी रही, फिर बगल के दरवाजे से चुपचाप अंदर चली गई। घंटे भर बाद महीम अपने कमरे में आया। देखा कोई नहीं। बगल के कमरे में जाकर देखा, जमीन पर चटाई बिछाकर हाथ पर मुंह रखे अचला लेटी है। पति को अंदर आते देखकर वह उठ बैठी। पास ही एक खाली चौकी पड़ी थी, उस पर बैठकर महीम ने कहा, तो कल तुम्हारा मायके जाना तय है? अचला नीचे देखती रही, कुछ बोली नहीं। महीम ने थोड़ा इंतजार करके कहा, जिसे प्यार नहीं करती उसी की गृहस्थी संभालो। पति होकर भी मैं तुम पर इतना बड़ा जुल्म नहीं ढा सकता। मगर अचला फिर भी पाषाण मूर्ति बनी बैठी रही। यह देख महीम कहने लगा, लेकिन तुमसे मुझे दूसरी शिकायत है। मेरा स्वभाव तो जानती हो, ब्याह के बाद से ही तो नहीं, बहुत पहले से जानती हो। सुख या दुख जो भी हो, अपने हक के सिवा तिल भर भी ऊपरी पाने की उम्मीद मैं नहीं रखता, मिलने पर भी नहीं लेता। मोहब्बत पर भी जबरदस्ती नहीं चल सकती अचला। मोहब्बत ना कर सको तो दुख की बात है, पर शर्म की बात नहीं। फिर क्यों नाहक इतने दिनों से कष्ट झेल रही थी? मुझे जताए बिना ही यह क्यों सोच लिया कि मैं तुम्हें रोके रखूँगा? वे तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाएंगे, तभी तुम्हारी जान बचेगी, और मुझे कहने से क्या कोई उपाय नहीं होता? तुम्हारी जान की कीमत क्या केवल वही समझती हैं? आंसू से स्पष्ट हुई आवाज़ को भरसक सहनीय और स्वाभाविक करती हुई अचला ने कहा, तुम भी तो प्यार नहीं करते। यह किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा कभी। अचला को गर्म होते देर न लगी।
बोली, कहा ही क्या सर, कहना ही सब कुछ है, मुंह की बात ही केवल सच होती है, बाकी सब झूठ। गुस्से में मन के कष्ट से जो बात मुंह से निकल पड़ती है उसी को सत्य मानकर तुम जबरदस्ती क्या चाहते हो? तुम्हारी तरह तोल तोल कर नहीं कह पाऊँ तो क्या ढकेल कर डुबो देना चाहिए? कहते कहते गला रूंध गया। महिम कुछ समझ ना सका। बोला, इसका मतलब? उमड़ती हुई रुलाई को दबाकर अचला बोली, यह न सोचो कि तुम्हारे जैसे सावधान आदमी भी झूठ को सदा छिपा कर रख सकते हैं। तुमसे भी तो कितनी भूल हो सकती है। इसका सबूत आज अपनी मेज पर जाकर देखो। सिर्फ हमसे ही? मेज पर? मेरी मेज पर क्या है? मुंह पर आंचल रखकर अचला चटाई पर औंधी लेट गई। उसका कोई जवाब ना पाकर महिम धीरे धीरे अपनी मेज देखने लगा। पढ़ने के कमरे में मेज पर कुछ किताबें पड़ी थी। 10 मिनट तक उलट पुलट नीचे बगल सब देखा है, पर पत्नी की शिकायत का मतलब ना निकाल सका। विमूढ़ की भांति लौट चला कि सोने के कमरे में कदम रखते ही मृणाल की चिट्ठी पर नजर गई। उसे उठाकर उसने पढ़ा और पढ़ते ही अंधेरे में जैसे बिजली कौंध जाती है। महिम को पल भर में रास्ता सूझ गया। अचला का इशारा समझते देर न लगी। चिट्ठी को हाथ में लेकर महिम बिस्तर पर बैठ गया और सोनी निगाहों से बाहर अंधेरे की ओर ताकता रहा। मृणाल पहले दिन जैसे आई वैसे चली गई थी। सौत कहकर उसने अचला से जो जो हंसी मजाक किया, एक एक करके उसे सब याद आने लगा। गवई गांव के ऐसे मजाकों की जो इस स्त्री आदि नहीं हो, उसे हर रोज यह कैसा चुभता रहा होगा। वह खुद भी वैसे मजाकों में खुले जी से साथ न दे सका, बल्कि स्त्री के सामने लज्जित होकर बार बार रोकने की ही कोशिश की। उसकी वह लज्जा अगर इन शिक्षिता बुद्धिमती स्त्री के ख्याल में अपराधी की सही शर्म के रूप में जमती गई हो, तो आज उसकी बुनियाद को उखाड़कर कैसे फेंका जा सकता है। बाहर के अंधेरे में से ही बहुत सी सत्या निकलकर उसे दिखाई देने लग गई। दिन दिन अचला का हृदय कैसे हटता गया है। स्वामी संग कैसे दिन दिन विषाक्त बनता गया है। स्वामी की पनाह उसके लिए कैद कैसे बनती गई। सब कुछ मानो साफ देख पा रहा हो। इस दम घोटने वाली रुकावट से मुक्ति पाने के लिए वह जो आकुल कामना सुरेश के सामने उस समय उबल पड़ी थी, वह उसके अंतर मन से कौन सी गहराई से निकली थी, यह भी आज महिम के आंखों में अगोचर हो गई। अचला को वास्तव में उसने हृदय से प्यार किया था। इतने दिन इतने पास होते हुए भी उसी अचला के मन की पीड़ा से लापरवाह रहने को उसने बहुत बड़ा अपराध माना। मगर ऐसे तो अब एक पल भी नहीं चलने का। स्त्री के हृदय को फिर से पाने की संभावना है भी या नहीं, वह कितनी दूर हट गया है, आज इसका अंदाज कर सकना भी नामुमकिन है। लेकिन अनेक विरोधों से लड़कर भी एक दिन जिसको उसने पति कहकर अपनाया था, उसी से अपमान और लांछना उठाकर आज उसे लौट जाना पड़ रहा। इतनी बड़ी भूल से तो उसे आगाह कर ही देना है। महिम उठा, धीरे धीरे अचला के दरवाजे पर पहुंचा। किवाड़ बंद मिला। ठेल कर देखा, अंदर से बंद था। धीरे धीरे दो एक बार आवाज़ दी। जब कोई जवाब ना मिला तो नाहा कि उसकी शांति को भंग करने की इच्छा नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि एक मुश्किल इम्तिहान से बहरहाल छुटकारा मिल गया, इसलिए वह बच गया। महिम जाकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन जिसके लिए बगल का स्थान सूना पड़ा रहा, वह दूसरे कमरे में जमीन पर भूखी पड़ी है, यह सोचकर उसकी आंखों नींद नहीं आई। उसे बुलाकर ले आना ठीक है या नहीं, यही आगा पीछा करते करते बहुत रात बीत जाने पर शायद कुछ देर के लिए उसकी आंख लग गई थी। एकाएक मुंदी पलकों पर तीखी रोशनी का अनुभव करके उसने आंखें खोली। सिरहाने के पास की खिड़की तथा छप्पर की फाकों से बेहिसाब धुएं और प्रकाश से कमरा भर गया था, और पास से ही एक ऐसी आवाज़ उठ रही थी जो कानों में प्रवेश करते ही सर्वांग को बेबस किए देती है। आग लगी है, आग लगी है। तो ठीक जान गया। फिर भी कुछ देर के लिए हाथ पांव न हिला सका, लेकिन उसी क्षण के अंदर उसके दिमाग में सारी दुनिया घूम गई। उछलकर वह उठ खड़ा हुआ और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। देखता क्या है, रसोई घर और जिस कमरे में अचला सो रही है उसके बरामदे के एक कोने से आग की उठती लपटों ने ऊपर के जामुन के पेड़ को लाल कर दिया। गांव में फूस के घर में आग लग जाए तो बुझाने की कल्पना भी पागलपन है। उसकी कोई कोशिश ही नहीं करता। मोहल्ले के लोग अपने असबाब और गाय गोरू को हटाने में लग जाते हैं, और दूसरे टोले के लोग, औरत एक तरफ मर्द एक तरफ, खड़े होकर मौखिक हाय हाय करते हैं। कितना सामान जल रहा है, कैसे यह आफत आई, इसी की चर्चा करते हुए जब तक घर जलता रहता है खड़े रहते हैं। उसके बाद अपने अपने घर जाकर बाकी रात सोए रहते हैं, और सवेरे लोटा लेकर मैदान जाते देख जाते हैं कि अगले दिन के लिए चर्चा को वही ख़त्म करके नहाने खाने चले जाते हैं। लेकिन किसी के घर की राख की डेरी दूसरे के रोजमर्रा की जिंदगी में कोई अड़चन नहीं डालती। महिम देहात का ही था, सब कुछ जानता था। उसने बेकार शोर मचाकर मोहल्ले के लोगों की नींद हराम नहीं की, और जरूरत भी ना थी, क्योंकि उसके आम कटहल के बड़े बागीचे को लांग कर आग और किसी के घर को छुएगी, यह संभावना ना थी।
बाहर की कतार के जिन कमरों में सुरेश तथा नौकर चाकर सोए थे उन तक आग के फैलने में देर थी। देर न थी अचला वाले कमरे में। उसने उसी के दरवाजे पर जोर तक से धक्का मारकर कहा, अचला। अचला जैसे जागी रही थी, इस ढंग से बोली, क्या है? दरवाज़ा खोलकर निकल आओ। नहीं, मैं मज़े में हूँ। देर न करो अचला, आग लग गई है घर में। जवाब में अचला भीत खंड से चीख उठी। उसके बाद चुप। महिम के फिर घबराकर पुकारने का जवाब भी ना दिया। महिम को इसी का डर था, क्योंकि घर में आग लगना क्या होता है उसकी कोई धारणा अचला को ना थी। महिम ने समझ लिया। अब तक वह आंखें मूंदे ही बात कर रही थी, लेकिन आंख खोलते ही जिस दृश्य ने उसको भी कुछ देर के लिए बेबस बना दिया, उसी बेहिसाब प्रकाश से भरे घर को देखकर अचला का होश जाता रहा। इस दुर्घटना के लिए महिम तैयार ही था। उसने किवाड़ के एक पल्ले को उठाया और सांकल खोलकर अंदर चला गया। मूर्छित पड़ी स्त्री को गोदी में उठाकर तुरंत बाहर निकल गया। अब घर के और लोगों को जगा देने के लिए वह नाम ले लेकर पुकारने लगा। सुरेश फीका हुआ चेहरा लिए बाहर निकल आया। जोधू और नौकर भी दौड़कर निकले। उसके बाद जोरों की एक आवाज़ से होश में आकर अचला ने दोनों बाहों से पति की गर्दन पकड़ ली और फफक कर रो पड़ी। सबको लेकर महिम जब बाहर की खुली जगह में जा खड़ा हुआ तब बड़े कमरे में आग सुलग गई। उसे याद आया कि अचला के जेवर आदि जो भी कीमती सामान है सब उसी में है। अगर थोड़ी देर और हो जाएगी तो कुछ भी हाथ नहीं आने का। अचला होश में आ गई थी। वह जोर से पति का हाथ दबाकर बोली, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। बदला चुकाने का यही मौका तुम्हें मिला है। मैं तुम्हें उसके अंदर हरगिज नहीं जाने दे सकती। जलने दो, खाक हो जाए सब। बिना किए गए काम न चलेगा अचला, कहते हुए जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाकर वह दौड़ा। धुएं के पहाड़ में जा धंसा। जदू चीखता हुआ पीछे पीछे दौड़ा। सुरेश अब तक हक्का बक्का सा करीब ही खड़ा था। अचानक वह अपने आपे में आया। अचानक दौड़ने की कोशिश करते ही उसकी धोती का छोर थामकर अचला ने कठोर स्वर में कहा, आप कहाँ चले? सुरेश ने खींचतान करते हुए कहा, महिम जो गया। वे तो अपनी चीज बचाने गए हैं। आप कौन है? मैं आपको हरगिज नहीं जाने दूंगी, अचला ने रूखे स्वर में बोला। उसके स्वर में स्नेह का नाम न था। यह मानो अनधिकारी के उत्पात को फटकार से दबाया उसने। 2-3 मिनट के बाद ही महिम दोनों हाथों में 2 पेटियां और जदू माथे पर एक बहुत बड़ा बक्सा लेकर निकला। पेटी को अचला के पैरों के पास रखकर महिम ने कहा, गहने की पेटी को छोड़ना मत। हम लोग जरा कोशिश कर देखें अगर बाहर के कमरे से कुछ निकाल सके। अचला के मुख से एक शब्द न निकला। उसकी मुट्ठी में तब भी सुरेश की धोती का छोर था, वैसे ही रहा। महिम ने एक नज़र उधर देखा और जदू के साथ तुरंत ओझल हो गई।